हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ ऑनेस्ट बातें आपसे शेयर करेंगे। किस तरह से बच्चे अपने आप को इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या पिटफॉल्स हैं इसकी प्रिपरेशन की, किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है एंड किस तरह से हम अपने गोल को फाइनली अचीव कर सकते हैं। तो सर, अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करें तो किन चीज़ों का बच्चों को ध्यान रखना चाहिए जो बिगिनर्स हैं, जो जस्ट अभी ये तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत सिंपल सा इसका थंब रूल है। अगर आज आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो इमेजिन करते हैं आपने किसी एक टाइम पर लाइफ में शायद सोचा होगा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या आपने कभी सोचा होगा मुझे मेडिसिन करना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है। कुछ तो किसी ने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा। हम सब वो नहीं बन पाए, ये भी फॉर श्योर है। लेकिन जिन जिन लोगों ने ठीक टाइम पर वो डिसीजन लिया और ठीक टाइम पर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके लिए एफर्ट स्टार्ट कर दिए, या तो वो लोग बन गए, और अगर वो नहीं भी बन पाए तो वो उसके बहुत पास पहुंच गए और उसके जैसा कुछ बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अचीव कर लिया। इसी तरह से अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम की ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो स्टूडेंट्स यूजुअली मिस कर देते हैं। वो एस्पेक्ट क्या है? बहुत ही सिंपल, एक बहुत पुरानी सेइंग है, ट्राई टू अचीव इट व्हेन यू आर यंग। और यूपीएससी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब तैयारी स्टार्ट करते हैं हम एक एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देते। एक ऐसी विचारधारा बन जाती है, ऐसा एक विश्वास होता है कि मुझे बस आईएएस ही बनना है, कभी भी बन जाऊं, कभी भी शुरू कर दूं। ऐसा नहीं है। अब सोच के देखो, अगर कोई इंसान लेट्स से 28-29 की एज में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, आज इस बात को ध्यान से सुनना सब लोग, और इसको समझना, ये आप सबके लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। अगर आप 28-29 पे आईएएस बन जाते हो, आपको ये बात पता होगी कि अगर आपको सेंट्रल लेवल पे सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचना है, या स्टेट में आपको चीफ सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचना है, जो कि हाईएस्ट पोजीशंस हैं, इसके लिए एटलीस्ट 32-33 ईयर्स की सर्विस रिक्वायर्ड है। और हम सब जानते हैं रिटायरमेंट एज 60 है। तो अगर आप 28-29 पे सिलेक्ट होते हैं तो आप उन पोजीशंस पे तो पहुंच ही नहीं पाओगे। दैट मीन्स अगर आपको टॉप ऑफ द रैंक पहुंचना है तो आपको जल्दी से सर्विस में अपने आप को लेके आना है। अब इसी चीज़ को एक और तरीके से समझते हैं। जब मैं कॉलेज जाता हूँ, फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होता हूँ, मैं यहाँ पर पेरेंट्स को भी एड्रेस करना चाहूँगा। हम आजकल के पेरेंट्स, मैं भी हूँ, मेरी भी बेटी अभी ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में है, छोटी बेटी। हम लोग उनको एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश करते हैं। हमने उनको बोल दिया, यार ज़्यादा स्ट्रगल मत करो, ज़्यादा एफर्ट्स मत करो, टेक इट ईजी, लाइफ में बैलेंस मेंटेन करो। एग्रीड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एट द सेम टाइम हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, परसेवरेंस, ये जो वर्ड्स हैं ये मीनिंगलेस थोड़ा है, ये हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं। अगर हम अपने बच्चों को ये बताएं कि देखो बेटा, जब तुम कॉलेज जाते हो उस टाइम पर अगर तुम दिन में 4-5 घंटे अपने ड्रीम को, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईएएस, वो सीए भी हो सकता है, वो लॉ भी हो सकता है, वो एसएससी भी हो सकता है, वो सीडीएस भी हो सकता है, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, वो एमबीए भी हो सकता है। अगर आप अपने कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, यूजुअली हम 18 ईयर्स में ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं, 21 में हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते अगर हमारी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज की तैयारी हो चुकी है, तो हम पहला अटैम्प्ट इमीडिएटली दें। अगर पहले अटैम्प्ट में गॉड फॉरबिड कहीं थोड़ी कमी रह गई, 1 साल साथ में मास्टर्स करते हुए, राइट, उसी सब्जेक्ट में जिसको हमने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया है, उसी में मास्टर्स करते हुए हम साथ में एक अटैम्प्ट और दें, मोर देन लाइकली है हम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हमने 3-4 साल साथ में लगा दिए ऑलरेडी। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, ऑब्वियसली सबका नहीं होगा, लेकिन अभी हम कितने साल के हैं, 22-23 साल के हैं ना। द लाइफ हैज़ नॉट कम टू एन एंड। हम एक प्लान बी ले सकते हैं कि चलो यार, मैं साथ में एमबीए कर लेता हूँ, या मैं कोई जॉब किसी जॉब को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैं पेपर दे चुका हूँ, मुझे इन एंड आउट सब पता है। अब मैं क्या करूँ? अपनी जॉब के साथ साथ 4-5 घंटे और पढ़ लूँ 1-2 साल, और एक अटैम्प्ट और दे दूँ।
फॉर श्योर क्लियर कर जाऊंगा, नहीं तो जॉब में तो मैं हूँ और उसी में अपना एक्सेल करता जाऊँ। तो मैंने लाइफ को एक विशियस साइकिल या विशियस सर्कल नहीं बना दिया ऑफ फेलियर, मैंने उसमें इंजॉय भी कर लिया, अचीव भी कर लिया। अगर हर इंसान इस तरह से एक स्ट्रैटेजिकली प्लान कर ले चीज़ों को, तो वो रिमोर्सफुलनेस, वो पेन, फियर, फेलियर, ये सारे तो बायगॉन प्रोडक्ट्स होंगे। दे विल नॉट बी द बाय प्रोडक्ट्स, दे विल बी बायगॉन। आप कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही जाओगे। पर हम क्या करते हैं, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की वेट करते हैं क्योंकि हमें कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना है। फिर हम कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के बाद 1-2 साल जॉब का एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं। अब जब हमने कॉलेज कंप्लीट किया एट द एज ऑफ 21, 2 साल जॉब का एक्सपीरियंस लिया 23, 24, फिर हमें जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, चाहे वो कॉर्पोरेट थी, कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब थी, कुछ भी था, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली बिकॉज हमारे एम्स बड़े थे, हमें अच्छी पोजीशन भी चाहिए, हमें कुछ सोसाइटी के लिए भी करना है। बहुत सारे लोगों में ऐसे भाव होते हैं। फिर हम एट द एज ऑफ 24, 25 रिकन्सिडर करते हैं ऑप्शंस को। 25, 26 में हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की प्रेपरेशन को आफ्टर अ गैप ऑफ 2-3 ईयर्स। अब सिंक करना चीज़ों को दोबारा से, इट विल टेक 1-1.5 ईयर। हम ऑलरेडी 26, 27 क्रॉस कर चुके हैं। अब सोसाइटल प्रेशर, मॉरल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर सब एक साथ आ गया। विद सच अ ट्रिमेंडस प्रेशर, अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर पाओगे और जस्टिस कर पाओगे, मुश्किल है यार। और ये तो वो एज आ गई जिसमें शादी का प्रेशर भी होगा, और अगर शादी हो गई तो फिर बच्चों का प्रेशर भी होगा। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को इतना ईजी कर लें, इतना शॉर्ट कर लें कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही तैयारी कर लें। अगर आप इस बात से सहमत हैं, अगर आप इस बात पे एग्री करते हैं, तो कमेंट में बताना ज़रूर यार कि सर जो बोल रहे हैं आज वो ठीक बात है या गलत है। आई होप सर यू एग्री। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है जो आपने 1-2 बातें बोली। एक तो हमें स्टार्ट जल्दी करनी चाहिए प्रिपरेशन, उससे हमें लॉन्गर पीरियड मिल जाता है अपनी तैयारी में मैच्योरिटी लाने के लिए। तो ये चीज़, क्योंकि मैंने भी स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस किया है कि क्योंकि वो लेट तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उतने कम ड्यूरेशन में वो मैच्योरिटी नहीं आती है कई बार प्रिपरेशन में। तो अगर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे तो तैयारी में कंसेप्चुअल मैच्योरिटी भी ज़्यादा आती है। दूसरा, आपके पास अदर प्लान्स को ट्राई करने के लिए, अदर ऑप्शंस पे फॉल बैक करने की अच्छा खासा आपको उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एक और सर चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, आजकल ना बच्चों का हम देख रहे हैं कि अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम हो गया है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं कि हमें छोटे नोट्स दो, हमें छोटी वीडियोस दो, कम से कम शॉर्ट्स में हमें पढ़ाना स्टार्ट कर दो। ये एक नई चीज़ आजकल देखने को मिल रही है बच्चों में जो पॉपुलर हो रही है। इस चीज़ को लेके आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? सर मैं थोड़ा एग्री और थोड़ा डिसएग्री करूँगा। ये नई चीज़ नहीं है, अपने अपने स्कूल डेज़ में चलते हैं। आप भी जाओ स्कूल डेज़ में, हम भी चलते हैं। जो आज हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनके पेरेंट्स हैं वो भी चलते हैं। क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट्स थे। एक वो जो कहते होते थे ना हमें समरी बुक्स चाहिए, गाइड्स चाहिए, कुंजी चाहिए, उससे पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। सर वो पास होते थे, वो टॉपर्स नहीं होते थे। ऐसे ही यूपीएससी है सर। आप शॉर्ट चीज़ों के पीछे भागोगे ना, शायद प्री क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। अगर मेंस क्वालिफाई हो गया उतने मार्क्स नहीं आएंगे। इंटरव्यू तक तो पहुंच भी जाओगे तो इंटरव्यू में तुम्हारी पर्सनालिटी में वो डेप्थ ही नहीं होगी कि तुम इंटरव्यूअर को भी इम्प्रेस कर पाओ। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अच्छा टेक्स्ट पढ़ोगे, न्यूज़पेपर्स के अवर्ड रीडर बन के रहोगे, एक डेप्थ होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक वेट होगा तो तुम बोलोगे, जो तुम लिखोगे। यार सक्सेस के शॉर्टकट कहाँ मिलते हैं, किसको मिलते हैं? किसके बारे में तुमने सुना है कि उसको सक्सेस का शॉर्टकट मिल गया? सक्सेस एफर्ट से ही मिलता है। तो जो उस बच्चा स्कूल में सोचता था कि मैं कुंजी पढ़ लूँगा, वो एक मीडियोकर स्टूडेंट था। जो क्लास के टॉपर्स थे उनकी कॉपीज़ याद करो। टीचर्स भी ना ऐसे दिखाती थी कॉपी उठा के कि ऐसे नोट्स बनते हैं। उनके पेपर जब चेक होके आते थे तो टीचर्स क्लास में वो पेपर भी दिखाती थी। यार तब से आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि शॉर्टकट्स नहीं होते। बिल्कुल सर। तो मतलब मुझे लगता है कि बच्चों में फिर से मतलब इस चीज़ को एनकरेज करने की ज़रूरत है कि आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ने चाहिए, आपको न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना चाहिए। आजकल तो बच्चे क्या है कि समरीज़ कर रहे हैं, समरीज़ की समरीज़ पढ़ रहे हैं, जिससे क्या है कि वो मैच्योरिटी, अगेन जिसको मैंने पहले भी बोला था कि वो मैच्योरिटी नहीं आ पाती है प्रिपरेशन में। चलो सर, एक और आस्पेक्ट है कि हमने तैयारी स्टार्ट कर ली, जल्दी तैयारी स्टार्ट कर ली, एंड देन हम प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हुए अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इसी प्रोसेस में सर
टेस्ट सीरीज़ का या एमसीक्यू प्रैक्टिस का या आंसर राइटिंग का क्या रोल रहता है, कितना रोल रहता है प्रिपरेशन में? यार एक चीज़ बताओ, जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल में ना एक तो हमारा एनुअल एग्ज़ाम होता था, फिर एक हमारे साल में 2-3 बार वो जो मिड सेम एग्ज़ाम जिन्हें हम बोल देते हैं एमएसटीज़, जिन्हें अब आजकल बोला जाता है कॉलेजेस में भी। जैसे हम स्कूल में जाते थे तो एक हमारा मेरे को लगता है सितंबर में टेस्ट होता था, एक दिसंबर में और एक फिर मार्च में फाइनल एग्ज़ाम हो जाते हैं, राइट। उसके अलावा क्लास में टीचर्स कभी कभी टेस्ट रख लेते हैं। कहाँ सुना है यार कि हर रोज़ टेस्ट होते हैं? और ये कौन सा ही सिस्टम होता है जहाँ पे हर रोज़ टेस्ट होते हैं? हर रोज़ असाइनमेंट्स हो सकते हैं, हर रोज़ टेस्ट थोड़ा हो सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसका भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए ना। देखो, अभी तुमने आज एक टॉपिक पढ़ा लेट्स से महात्मा गांधी के बारे में, और तुमने पढ़ा महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया 1920 में, तुमने उसके ऊपर एक आंसर लिख लिया। पर क्या यूपीएससी में सीधा क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेज बताओ? ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कम आता है। क्वेश्चन क्या आता है, गांधी जी के फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताओ, या स्पेसिफिकली गांधीयन मूवमेंट में विमेन पार्टिसिपेशन के बारे में बताओ। अब इसका आंसर तुम सिर्फ नॉन कॉपरेशन पढ़ के थोड़ा दिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें सिविल डिसोबीडियंस भी पढ़ना पड़ेगा, क्विट इंडिया भी पढ़ना पड़ेगा, और तुम्हें छोटे एजिटेशंस हुए वो भी पढ़ने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं पहले एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना, एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बेस होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए आंसर्स लिखना इट्स नॉट बैड, है ना। मैंने आज कुछ पढ़ा, उसके ऊपर एक आंसर प्रैक्टिस किया, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, वो करना भी चाहिए। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो राइटिंग स्पीड इंक्रीज करती है, दूसरा राइटिंग हैबिट बनती है। लेकिन जो टेस्ट हैं वो एटलीस्ट आफ्टर 3 to 4 months ऑफ योर प्रेपरेशन होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। अब आती है बात कितने टेस्ट होने चाहिए। यार अगर टेस्ट बहुत ज़्यादा करके रिजल्ट आता होता, ज़्यादातर लोग पता क्या सोचते हैं कि मैंने बहुत सारे टेस्ट कर लिए, मैंने 1 लाख क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, शायद इनमें से 100 क्वेश्चन आ जाए। आज तक नहीं आए और ना ही कभी आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। ये सोच के तो कभी टेस्ट मत करना। टेस्ट क्या होता है, हम हर रोज़ ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करा लेते यार? कभी ना कभी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन तो रहता ही है, कभी ना कभी कोई ना कोई डेफिशिएंसी तो रहती है। अगर मैं अभी उठ के जाऊंगा तो शायद मेरा HB ठीक आ जाएगा, पर कुछ और कम आ जाएगा। बट दैट डजंट मीन कि मैं रोज़ टेस्ट ही करवाता रहूँगा यार। हाँ, एक रूटीन होना चाहिए कि मैं एट माई एज मैं 6 महीने में एक बार अपना फुल बॉडी चेक करा लूँ। एट योर एज साल में एक बार करा लिया जाए। फॉर यूपीएससी प्रेपरेशन महीने में मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं 3 मेंस के टेस्ट प्रैक्टिस कर लूँगा और 5 प्री के टेस्ट प्रैक्टिस कर लूँगा। मैंने हफ्ते में एक टेस्ट प्लान किया हुआ था। बस इससे ज़्यादा क्या होता है? कितने टेस्ट करोगे यार? उसका बेनिफिट क्या होगा? एंड वी ऑल नो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो एक लिमिट होनी चाहिए, उसका एक स्ट्रैटेजिक प्लान होना चाहिए, और एक मेंटोर का यहाँ पर रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई मेरे पास आके बैठे ना, तो मैं ये नहीं बोल सकता यार तुम सब लोग हफ्ते में आके टेस्ट दो। मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरा स्टूडेंट है और इसका हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया में जो पर्टिकुलरली पोस्ट मौर्य वाला टाइम है जहाँ पे संगम एज आती है, वो इसका वीक है। तो उसके लिए तो मैं इसको हफ्ते में 3 बार बुला के भी टेस्ट ले लूँ। पर जब मुझे पता है कि इसकी ज्योग्राफी बड़ी स्ट्रॉन्ग और जियोमॉर्फोलॉजी इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसका एक टेस्ट सफिशिएंट है यार। नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती रहेगी और ये बहुत ज़्यादा जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ता भी रहेगा, क्योंकि इसको फिर से टेस्ट देना होगा। सो हर स्टूडेंट की एक स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंगली उसको एक प्लान मिलना चाहिए, और ये तुम्हारा पहला हक होना चाहिए। अपने टीचर्स के साथ तुम्हारा ऐसा एक बॉन्ड होना चाहिए कि तुम टीचर को बोल पाओ कि सर अब बताओ मैं नेक्स्ट कौन सा टेस्ट दूँ, और टीचर्स को भी पता हो कि तुम्हारा कौन सा टेस्ट जेन्युइनली डिज़ायरेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली जो लोग कहते हैं ना कि कोचिंग इंडस्ट्री का बेनिफिट नहीं है, एग्जैक्टली क्योंकि कोचिंग ये कर ही नहीं रहा, और जो हम करना चाहते हैं उसके लिए स्टूडेंट्स हमें उतना टाइम देते ही नहीं हैं, क्योंकि तुम खुद ही हमारे पास इतने शॉर्ट टाइम के लिए आते हो और आके बोलते हो सर हमारा तो अगले साल पेपर है। तो कैसे हम तुम्हें वो सारा कुछ करके दे जो हमने प्लान किया है, जो हमारे दिमाग में है, जो चीज़ों पे हमने काम किया, जो हमें लगा हमारी तैयारी में चीज़ें नहीं हो पाई थी, अब हम तुम्हें गाइड करें, उसके लिए यू हैव टू गिव अस टाइम। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो सर आपने ना बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि अगर कोचिंग के लिए बच्चा आता है तो एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट
क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, किस तरह से एक अच्छा यूपीएससी प्रिपरेशन का कोर्स डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट हो? सर इस पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट वो होता है जो स्टूडेंट को पहले तो ये बता दे कि आर यू कैपेबल ऑफ दिस और नॉट, नंबर वन। बट हैविंग सेड दैट, अब इसमें ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं डे वन पे किसी स्टूडेंट को मिलूँ और मैं उसको उसी दिन बता दूँ यार यू आर कैपेबल ऑफ दिस और नॉट, मैं तो भगवान हो जाऊँगा। वो मैं हूँ नहीं, मैं तो एक सिंपल इंसान हूँ। तो मैं कैसे किसी बच्चे को डे वन पे या उसके पेरेंट्स को डे वन पे बता दूँ ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे फीस लेनी है तो आप तो सबको एडमिशन दोगे, उसका भी एक सोल्यूशन हम देते हैं। हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप 1 महीना हमारे साथ एक NCERT बैच लगाओ, 1-1.5 महीने का बैच लगाओ जिसकी बहुत ही रीज़नेबल सी फ़ीस हो, जो किसी की पॉकेट को हिट ना करे, बहुत ही रीज़नेबल सी फ़ीस। और फीस हो, हम भी तो एफर्ट कर रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, माई टाइम इज़ माई मनी, सो आई गिव यू माई टाइम, यू गिव मी योर मनी, एंड उस 1-1.5 महीने में आप हमारे साथ बैठो और पढ़ लो। 3 चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, कितने रेगुलर हो यार तुम, कितना कुछ तुम अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, और फिर हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे कितना तुम उसको रिटेन और रिकॉल कर पाए। ऑन द अदर हैंड, तुमने भी उस 1-1.5 महीने में देख लिया जिनसे पढ़ना था अगले 1-1.5 साल, क्या वो इतने कैपेबल हैं, क्या वो मुझे पढ़ा भी पाएंगे, मुझे समझा भी पाएंगे, मैं इंजॉय कर भी पाऊंगा इस प्रोसेस को। अब 1 महीने बाद तुम्हारे पेरेंट्स या तुम आके मेरे से पूछो सर मैं कर पाऊंगा, तो आज मैं कह सकता हूँ हाँ या ना या मे बी, राइट। अब जहाँ पर ये मे बी का एलिमेंट आता है, वहाँ पर अगर हम इसमें थोड़ा सा एक एस्पेक्ट ऑफ साइकोमेट्री डाल दें, जहाँ पे बच्चे के कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट लिए जाएं जिसके बेसिस पे उसके पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया जाए, तो वो मे बी वाला जो है वो या तो श्योर या नो में चला जाएगा। इन दैट केस हम तुम्हें गाइड करें कि अब तुम पढ़ लो या ना पढ़ो। आई होप दिस इज़ फेयर इनफ। अब अगर हम ये प्रोसेस करते हैं, उस एक प्रोसेस के बाद एक अच्छे कोचिंग का अगला जो एक एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को रेगुलराइज किया जाए। अब इसमें दोबारा से हम सिंगल हैंडेडली कैसे कर सकते हैं, फीस तो हम स्कूल में भी देते हैं, कॉलेज में भी देते हैं, पर हम रेगुलर नहीं जाते। तो कोचिंग में भी अगर तुम रेगुलर नहीं आओगे तो कोचिंग क्या कर लेगी। स्कूल में भी हम बंक करते हैं, कॉलेज में भी हम बंक करते हैं, क्लासेस से भी हम बंक कर लेते हैं। स्कूल में भी टेस्ट वाले दिन हम छुट्टी मार लेते हैं, कॉलेज में भी टेस्ट वाले दिन हम छुट्टी मार लेते हैं, कोचिंग में भी टेस्ट वाले दिन हम छुट्टी मार लेते हैं। हमें खुद को बदलना है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ये तो वही करेंगे भाई जिससे रिज़ल्ट आना है, क्योंकि इन्हें रिज़ल्ट लाना है, ये इनकी मजबूरी है, ये इनका शौक़ है। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या शौक़ है और तुम्हारी क्या मजबूरी है। हम तो बेस्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है सर, तो अच्छी आज की डिस्कशन रही। यही कुछ बातें हमने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी थी कि हमें जल्दी से ये डिसीजन लेना है कि हम हमारी लाइफ में प्रोफेशनली क्या अचीव करना चाहते हैं। वंस वी हैव सिंगल्ड आउट आवर गोल दैट दिस इज़ द डायरेक्शन आई वांट टू गो इन, देन वी शुड engage ourselves with 100% commitment in the achievement of our goal. And UPSC preparation के कंटेक्स्ट में स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर रिलाय करें। अगर हम कोचिंग डिसाइड करते हैं कि हमें कोचिंग लेनी है, तो एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट हम सिलेक्ट करें जो सिलेबस अच्छे से कवर करवा रहा है एंड टेस्ट सीरीज़ अच्छे से उनके कोर्स में इनकॉर्पोरेटेड है, एंड 1-1.5 साल की ये तैयारी का प्रोसेस है, एंड देन वी शुड टेक आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यहीं के साथ इसी के साथ सर इंक्लूड करते हैं आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच सर। तो वी विश ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विसेज।